नमस्कार दोस्तों। ईरान को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के अल्टीमेटम की मियाद परसों शाम खत्म हो रही है। वो अल्टीमेटम जिसके तहत ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान ने उनसे डील नहीं की, उनकी शर्तों को नहीं माना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला, तो ईरान के पावर प्लांट्स, गैस कुएं और डीजल प्लांट्स को अमेरिका उड़ा देगा। 6 तारीख की शाम, देर शाम अमेरिकी समय के मुताबिक वो अल्टीमेटम खत्म हो रहा है। तो क्या उसके बाद ट्रंप वही सब करेंगे जिसकी वो धमकी दे चुके हैं? शुरुआत ईरान के एक पुल को उड़ाने से कर चुके। और इस बीच बड़ी खबर यह आई कल कि एक ही दिन में ईरान में अमेरिका के 2 जेट को गिराया गया, F-15E और एक दूसरे जेट को जो रेस्क्यू में पहुंचा था। एक हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचाया गया। 2 पायलट जो F-15E से कूदे थे इजेक्ट करके, एक पायलट को तो अमेरिका ने रेस्क्यू करा लिया। दूसरा पायलट कहां है, किस हाल में है? क्या ईरान ने उसे कैप्चर कर लिया है या उसकी तलाश हो रही है? अगर कैप्चर होगा तो क्या होगा? अमेरिका की तरफ से भी कहा गया कि आज तलाश हो रही थी। इस बीच यह भी खबर आई कि आज इजराइल की तरफ से जबरदस्त बमबारी तेहरान के अलग अलग इलाकों में की गई है, हवाई हमले। यह भी खबर आई बुशर न्यूक्लियर प्लांट पर जबरदस्त हमला हुआ, ईरान के अलग अलग इलाकों में बमबारी हुई। तो समझने की कोशिश करेंगे कि जंग के जब 35 दिन हो गए, अल्टीमेटम की मियाद जब पूरी हो रही है, जब एक ही दिन में ईरान ने 2 जेट और एक हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचाया, 3 बल्कि रीपर ड्रोन को भी तबाह किया, तो फिर अब क्या होने वाला है? ईरान आज की तारीख में कहां खड़ा है? और इस बीच ईरानी विदेश मंत्री अरागची का एक बयान आया, स्क्रीन पर वो बयान देख रहे हैं, जिसमें अरागची ने कहा है कि अमेरिकी मीडिया ईरान की स्थिति को गलत तरीके से पेश कर रहा है। हम पाकिस्तान के प्रयासों के लिए बहुत आभारी हैं और इस्लामाबाद जाने से हमने कभी इनकार नहीं किया। हमें जो मायने रखता है वह इस इलीगल वार को हमेशा के लिए स्थायी रूप से खत्म करने की शर्तें हैं जो हम पर थोपा गया। तो ये क्या मामला है? जंग खत्म करना चाहते हैं तो फिर इस्लामाबाद क्यों नहीं गए? इस पर सवाल अमेरिकी मीडिया उठा रहा है, तो उसका क्या मतलब है? इन सारी सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान है जिनसे आप कई बार हमारे YouTube चैनल पर रूबरू हो चुके हैं। सैयद आकिफ जैदी साहब रहने वाले भारत के हैं, 12-14 सालों से ईरान में रहते हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं। बहुत बहुत स्वागत है जैदी साहब। आदाब, नमस्कार जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने का जी। और आइए देखें आपके दर्शकों तक नई चीजें पहुंचाते हैं। पहला सवाल क्योंकि सबकी दिलचस्पी उस पायलट के बारे में है जिसके बारे में कल देर शाम तक, आज भी दोपहर तक ईरानी मीडिया की तरफ से तमाम तरह की खबरें आती रही। कल ये कहा गया कि उस पायलट के बारे में जानकारी देने वाले पर इनाम का ऐलान किया गया। ईरानी मीडिया की तरफ से कहा गया कि लोकल जो जनजातीय समूह होते हैं वो उसकी तलाश कर रहे हैं। IRGC ऑब्वियसली तलाश कर रहा होगा, अमेरिकी रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम तलाश कर रही होगी। लेकिन कल जिस तरह से उनको झटका लगा, एक जेट गिरा और एक हेलीकॉप्टर को नुकसान हुआ, तो बहुत जोखिम लेने से वो भी बच रहे होंगे। ट्रंप की बेचैनी होगी, ट्रंप के लिए बहुत जरूरी है कि किसी ढंग से जो एक उनका फौजी ईरान में गिरा है वो बरामद हो, मिले। तो क्या खबर है ईरान से? इसलिए हमने स्क्रीन पर लिखा है अमेरिकी पायलट के बारे में ईरान से क्या खबर है। जी, यहाँ पर वही जो आपने खबरें बताई वही है कि उसको ढूंढा जा रहा है। अगर वो जिंदा है तो वो मिलेगा, अगर नहीं तो उसकी लाश या कुछ भी मिलेगी। अगर वो हादसे में वो हताहत हो गया तो देखा जाएगा। यहाँ पर उससे ज्यादा जो दिलचस्प इस चीज को लेकर है, पता नहीं बाहर की मीडिया में ये खबरें पहुंची कि नहीं, कि जब ये पायलट को ढूंढने के लिए दूसरे अमेरिकी हवाई जहाज आकर नीचे आकर जो है गश्त लगा रहे थे, तो किस तरह से उस इलाके के लोगों ने उन हेलीकॉप्टरों को, उन हवाई जहाज को निशाने बनाने की कोशिश की। इतने यहाँ वीडियोज हैं जो आपने बताया ना कि यहाँ के जो कुछ ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो शिकार करते हैं, उनके जानवर होते हैं, जानवर पालते हैं और उनके पास पुरानी अंग्रेजों के जमाने की मसलन बंदूकें होती है। कितने यहाँ वीडियोज हैं कि वो उन बंदूकों को लेकर हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज को मार रहे हैं। हमें पता है उनकी गोलियां लगने नहीं वाली हवाई जहाजों को या हेलीकॉप्टर को, लेकिन जो जज्बा उनके अंदर था, अपने बच्चों को लेकर निकले हुए खेतों में, जंगलों में, सिर्फ इसलिए ताकि एक गोली वो भी दाग दे। आम पुलिस वाले,
छोटी सी पिस्तौल जिनके पास होती है। आम पुलिस वाले जो है अपनी गाड़ी में हेलीकॉप्टर का पीछा कर रहे हैं, गोली चला रहे हैं, कुछ होने नहीं वाला है उससे। लेकिन वो जो जज्बा पूरी कौम में पाया जाता है कि कुछ भी हो जाए हम मुकाबला करेंगे, उसका एक अच्छा वहां पर प्रदर्शन हमको करने को मिला। मिल गया पायलट तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। ईरान को तो बहुत कॉन्फिडेंस है कि आगे शायद बहुत बड़ी संख्या में वो जंगी कैदी यानी युद्धबंदी बनाएगा। उसकी उम्मीद है, उसकी कोशिश है, प्रयत्न है कि ऐसा हो सके। तो देखिए आगे इस सिलसिले में क्या होता है। दर्शकों को बता दी कि जो अमेरिकी फाइटर जेट से एक पायलट और उसके एक सहयोगी कूदे थे, उसे ऐसे बोलचाल की भाषा में हर आदमी पायलट बोल रहा है, लेकिन उसे वेपन सिस्टम्स ऑफिसर WSO कहा जाता है, जो पायलट की पिछली सीट पर होता है, जिसका काम होता है फायर करना, हथियार दागना, मिसाइल दागना, रॉकेट दागना और टारगेट को तबाह करना। वो WSO ही ईरान में गिरा है पायलट के साथ। पायलट को रेस्क्यू कराया गया, लेकिन WSO के बारे में कुछ पता नहीं। और ये 36 घंटे अब होने जा रहे हैं जब हम आपसे बात कर रहे हैं। जाहिर है अमेरिकी एजेंसियां लगी होगी, ट्रंप खुद इस बारे में अपडेट ले रहे हैं, जो जानकारी अमेरिकी मीडिया से मिल रही है कि वो उन्हें लगातार ब्रीफ किया जा रहा है। लेकिन जैसा कि कहा जैदी साहब ने कि जैसे जानकारी आएगी, तो इसका मतलब ईरानी मीडिया के मुताबिक भी अभी तक उसे कैप्चर नहीं किया गया है ईरान में, ये मान लें। ईरानी मीडिया ने उसके कैप्चर की खबर नहीं दी है, यानी मुमकिन है कैप्चर हुआ हो, लेकिन फौज ने किसी वजह से अभी इत्तला ना दी हो। ये मैं कह सकता हूं कि उसके कैप्चर होने की खबर नहीं आई है, अधिकृत तौर पर खबर नहीं। अब आते हैं उस जी। पर जो शुरुआत मैंने की कि आज भी पता चला कि काफी जगह बॉम्बिंग हुई है। जैसे मैंने बोला बुशहर न्यूक ठिकाने पर हुई, इजराइल ने और भी जगह बॉम्बिंग की। और जो पुल उड़ाया गया परसों, जिसकी तस्वीरें हमने देखी, कहा गया 13 से 14 लोगों की मौतें हुई है। वहां जो तबाही हुई है, जिस तरह से भगदड़ हुई, उसकी भी तस्वीर वीडियो आज एक नया वीडियो आया है, वो भी अमेरिकी माफ करें ईरानी मीडिया के हवाले से देख रहे हैं। और अब परसों ट्रंप की मियाद अल्टीमेटम की खत्म होने वाली है। तो इसको कैसे देखते हैं? मतलब इसका मतलब अब 48 घंटे बाकी हैं। जी अजीत जी, मुझे नहीं लगता आप या आपके दर्शकों में से कोई भी जो है ट्रंप की किसी भी मियाद, किसी भी धमकी, किसी भी वादे को सीरियसली लेते हैं। मैं बता दूं आपके दर्शकों के लिए दिलचस्प होगा, आपको याद होगा परसों सुबह उन्हीं ने कहा मैं देश को संबोधित करने वाला हूं, और उनकी एक तकरीर हुई 20-25 मिनट की थी। यहाँ ईरान में इंडिया की तरह यहाँ भी एकदम सुबह का टाइम था। कई लोग सुबह उठे और सबसे पहले अपना मोबाइल यहाँ चेक कर रहे थे कि देखें कि ट्रंप ने क्या कहा है। और मैं आपको बताऊं कि ईरानी बहुत नाराज थे ट्रंप की उस तकरीर से, और नाराजगी की वजह जो एक दूसरे को बता रहे थे, कह रहे थे कि उसने कोई नई बात नहीं बोली। कम से कम नई बात बोलता तो नई मीम तो कम से कम बन पाती, कोई नया जोक तो बन पाता। इसने इतना हम पर अब जुल्म किया है कि हमसे हमसे ये जो रोजाना हमको मटेरियल प्रोवाइड कर रहा था मीम और जोक का, वो भी हमसे ले लिया है। तो इस पर बहुत नाराज थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी दुनिया की तरह ईरान में भी उसकी बातों को कोई अहमियत नहीं दी जा रही है। जो उसने मियाद की बात की है, वो तो मुसलसल हमले कर रहा है सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर। हर एक हमला अपने आप में एक वॉर क्राइम है। वो खुद डिक्लेयर कर रहा है कि मैं अपने इरादे से कर रहा हूँ, बड़े फख्र से। हर वॉर क्राइम के बाद वो फोटो भी पब्लिश करता है, ऐलान करता है कि मैंने ये जुर्म अंजाम दिया है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि उस आ मियाद रही है। का, उस डेट का, उसका कोई यहाँ कोई अहमियत नहीं है। जो बूशहर प्लांट पर न्यूक्लियर का, जो न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट है, वहां से बिजली उत्पादन होती है, और रशियंस के सहायता से उसको बनाया गया है। वो समंदर के किनारे है, यानी खाड़ी के समंदर के एकदम तट से लगा हुआ है, क्योंकि पानी का बहुत प्रयोग होता है बिजली के उत्पादन में। तो उसमें ये चौथा हमला है ये। अलबत्ता वो मेन बिल्डिंग को नहीं हमला कर रहे हैं। जो चौकीदार की बिल्डिंग है, जो गार्डन है, लॉन है, उस पर बार बार कुछ ना कुछ मार रहे हैं। और हर बार उसके मुकाबले में देखिए जो दुनिया में जो सिस्टम इन्हीं ने बनाया है, वो कैसे वो खत्म कर रहे हैं। आप देखिए 4 बार अब हमला हो चुका है। अभी तक IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने अभी तक निंदा इन हमलों की नहीं की है। बहुत से बहुत कहते हैं हमें इत्तिला मिली और हम चिंतित हैं इन हमलों को लेकर। जिस तरह से उनका GCC, उनका बनाया हुआ GCC, उनका बनाया हुआ नेटो, ये सब बिखर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस भी इतने दबाव में आता जा रहा है, वैसे भी उन्हीं ने काफी कमजोर कर ही दिया था। IAEA का भी जो उनका निजाम है कि बराए नाम वो दुनिया में न्यूक्लियर एनर्जी को मैनेज करने के लिए, न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन दर हकीकत उनके तमाम दूसरे संस्थाओं की तरह असली उसका प्रयोग ये होता है मजलूम देशों पर दबाव डालने के लिए, जुल्म करने के लिए, और अपना जो वर्चस्व है, अपना जो दादागिरी है, उसको कायम करने के लिए।
वो भी और मजीद यहाँ बिखरता जा रहा है। तो ये जैसे जंग बढ़ती जा रही है, उनके जैसे वॉर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, उसका ऐलान बढ़ता जा रहा है, उनकी बेबसी, ईरान और इस खित्ते के लोगों के रेजिस्टेंस के सामने उनकी बेबसी, उनकी लाचारी वो दुनिया के सामने खुलकर आती जा रही है। पूरा उनका बनाया हुआ ऑर्डर 1945 से जो उन्हीं ने पूरा निज़ाम बनाया, वर्ल्ड ऑर्डर बनाया है, वो हमारी आँखों के सामने हफ्तों में, महीनों में पूरा का पूरा बिखरता जा रहा है। और ये अच्छी चीज़ है हम सब के लिए, अतः हम हिंदुस्तानियों के लिए भी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे हमें फ़ायदा कम हुआ है, नुकसान ज़्यादा हुआ है। इसके बाद जो ऑर्डर आएगा, वो ऑर्डर होगा जिसमें फ़ायदा ज़्यादा होगा और नुकसान कम इंशाअल्लाह। एक बात बताएं कि ट्रंप ने जिस तरह से अमेरिकी फोर्सेस ने परसों उस ईरान के उस ब्रिज को गिराया, जो कहा जा रहा है 3800 या 4000 करोड़ में ब्रिज बन रहा था और एक तरह से वेस्ट एशिया का सबसे लंबा ब्रिज था, उसको गिराया और ट्रंप ने बहुत डंके की चोट पर अपने ट्रुथ सोशल पर उसकी तस्वीर पोस्ट की और कहा कि अभी तो ये शुरू हुआ है, मोर टू कम, कुछ ऐसा ही लिखा। और एक चीज नोटिस किया जा रहा है कि 72 घंटों से ट्रंप और उनके जो वॉर सेक्रेटरी हैं, वो बैक टू द स्टोन एज की बात कर रहे हैं। वो उस दिन भी ट्रंप ने कहा, पीट हेग्सेथ ने भी कहा उसी दिन ट्रंप के भाषण के बाद। तो शुरुआत तो उन्होंने कर दी, एक ब्रिज को ठोक कर, गिराकर, जमींदोज करके। तो मुमकिन है कि परसों रात के बाद फिर उस तरह से अमेरिकी जो एयरफोर्स है उसकी तरफ से उस तरह से हमले होने लगे। ऐसी स्थिति में फिर क्या करेगा ईरान? भाई ईरान का तो स्टैंड एकदम क्लियर है। ये तमाम खुद जंग अपने आप में इलीगल है। हर हमला वो वॉर क्राइम है। जैसे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना वॉर क्राइम है और वो इसका हिसाब रख रहा है। वो इसका इसका मुआवजा हासिल करेगा हराने के बाद और मुजरिमों को सजा देगा जब ये जंग हो जाएगी। उसका स्टैंड क्लियर है। इन हमलों को रोकने के लिए वो डेटरेंस कायम करता है। वैसे तो एक बड़ी डेटरेंस है ही उसके पास, उसकी जो पूरी ताकत है, लेकिन स्पेसिफिक हमलों के लिए वो जब हमला होता है, जब आपको याद है पार्स जुनूबी साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला हुआ तो उसने पलटकर अमेरिकी जो इंटरेस्ट है ऑयल एंड गैस में, उनमें चंद मकामात को टारगेट किया और टारगेट तरीके से मैसेज दिया। हाँ, उसके बाद कतर में, से रास लफान में। कतर में, यूएई में और यम्बू सऊदी अरब में, 3 देशों में कम से कम जवाब दिया गया। तो उसके बाद से ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई ऐसा खास हमला नहीं हुआ है। तो ईरान के पास भी जो है उनकी बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं कि जिसकी वजह से देखिए अभी तक वो जितनी बार वॉर क्राइम बहुत उन्हीं ने की है, लेकिन उनके पास इससे ज्यादा वॉर क्राइम करने की भी ताकत मौजूद है। वो चीज जो उनको रोक रही है वो ईरान की जवाबी कार्रवाई की ताकत है, वरना वो इससे भी ज्यादा और इससे भी बड़े बड़े वॉर क्राइम्स कर सकते हैं। अगर वो गलती करते हैं, अपने वॉर क्राइम्स को और बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो ईरान तो खुलकर कह चुका है कि हम अब आंख का बदला आंख नहीं है। हम अगर आप वॉर क्राइम करेंगे, हम आपके स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एसेट, क्योंकि पूरे इस इलाके में भरे हुए हैं, उनके मिलिट्री हो या नॉन मिलिट्री स्ट्रेटेजिक एसेट्स हो, हम उनको चुन चुनकर टारगेट करेंगे। तो ये बैलेंस जो है ये बरकरार है। यानी अगर वहां पर क्राइम करने की क्षमता है तो यहाँ क्राइम को कम करने की, कंट्रोल की, लगाम लगाने की ताकत भी ईरान के पास है और वो एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही है अब तक की इस जंग में। तो देखिए आगे इस सिलसिले में क्या होता है। ये वैसे आपने सेक्रेटरी ऑफ वॉर का जिक्र किया, यहाँ पर एक जोक जो चल रहा है कि सेक्रेटरी ऑफ वॉर जो है, ये एक तो खैर दुनिया में जोक चल रहा है कि इसको का नाम होना चाहिए सेक्रेटरी ऑफ वॉर क्राइम्स, लेकिन यहाँ ईरान के अंदर जो जोक चल रहा है कि ये सेक्रेटरी ऑफ वॉर जरूर है, लेकिन ईरान के साथ वॉर में तो कामयाब नहीं है। अपने फौजी जनरल के साथ जो इसकी वॉर चलती रहती है, अभी 3-4 को बर्खास्त कर दिया, उसके खिलाफ कुछ लिख दिया। इससे पहले जंग से पहले 8 को निकाल चुके थे, 4 को तो जंग के बीच में निकाल दिया। रैंडी जॉर्ज तो चीफ ऑफ स्टाफ है। तो इस पर यहाँ बड़ी संतुष्टि है, क्योंकि इससे जाहिर सी बात है ये बहुत ही स्पष्ट निशानी है इसकी कि आपस में जो एक खलबली मची हुई है और वॉर की स्ट्रेटेजी को लेकर कोई इत्तेफाक नहीं है। सब एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराना चाह रहे हैं, एक दूसरे को ब्लेम करने का माहौल कायम है और ये होता जाएगा। इसी तरह से आज जो एक स्टेटमेंट दिया, बहुत अहम है आपके दर्शकों तक इसकी इत्तला पहुंचाना, कि आज आईआरजीसी ने सुबह एक स्टेटमेंट दिया कि जो अभी हमला हुआ है रियाज में, रियाज जो राजधानी है सऊदी अरब की, उसमें अमेरिकी एम्बेसी पर जो हमला हुआ, हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। ईरानी फौज ये
रेजिस्टेंस एक्सिस, हमारा इससे कोई संबंध नहीं है, बल्कि ये हमला किया गया है इसराइल की तरफ से। यानी IRGC का ये दावा है कि जिस तरह से कुवैत में डिसैलिनेशन प्लांट पर जो हमला हुआ वो इसराइल का किया हुआ हमला है, जिस तरह से सऊदी अरामको का फॉल्स फ्लैग है, जिस तरह अजरबैजान में एयरपोर्ट का फॉल्स फ्लैग है, सलाला के पोर्ट का फॉल्स फ्लैग है, ये फॉल्स फ्लैग अब इस हद तक बढ़ते जा रहे हैं कि डायरेक्ट अमेरिकी एम्बेसी के ऊपर भी इसराइल का हमला हुआ है। अब ये जो दोनों में इख्तिलाफ है ये बढ़ेगा, ये आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन और इजराइल क्यों करेगा? इजराइल क्यों करेगा अमेरिकी एम्बेसी पर या अरामको पर या कहीं के डिसेल प्लांट पर? मतलब उसके पीछे क्या इंटेंशन होगा इजराइल का? ये भी हो सकता है कि ईरान हमला कर देता है लेकिन कुछ जगह की क्रेडिट नहीं लेना चाहता है क्योंकि उसमें डिस्क्रेडिट होने की गुंजाइश ज्यादा है। देखिए, हाँ, ईरान जहां जहां हमला कर रहा है वो खुल के बोल रहा है, तो क्योंकि वो हमला करने में फायदा है और उसको बोलने में और ज्यादा फायदा है, दोनों फायदे वो प्राप्त करता है। इसराइल क्यों हमले कर रहा है और कर चुका है और कर सकता है? एक तो खैर इसराइल की पूरी हिस्ट्री है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की, वो उसकी वजह ये है कि हमेशा उसकी कोशिश है कि किसी तरह से दो चीजें उसकी कोशिश है, इस इलाके की जनता और ईरान की जनता के दरमियान कोई दरार पैदा करे। तो अगर सलाला के पोर्ट पर करता है, सलाला तो इस वक्त ईरान की तरफ में है, ईरान की तरफदारी कर रहा है, ओमान ईरान की तरफदारी कर रहा है। अगर वहां पर ऐसा हमला होता है और ये झूठी तस्वीर पैदा हो जाती है कि ईरान ने ओमान पर हमला किया जबकि ओमान पूरी तरह ईरान का साथ दे रहा है, तो जाहिर सी बात है दरार पैदा होगी, इस इत्तेहाद ये टूटेगा, इसका डर है, तो वहां ये हमले। दूसरा, अमेरिका को मैनिपुलेट करना खुद एक अहम मकसद है। देखिए, अमेरिका परेशान है, अमेरिका के लिए ये जंग उसके वजूद की जंग नहीं है, एक मानो में ये इसराइल की वजूद की जंग है जो अमेरिका से लड़वाई जा रही है। अमेरिका में भी एक हद तक इस बात की समझ है और बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, जैसे मार खा रहे हैं। लेकिन इसराइल के लिए ये बहुत खौफ का मकाम है कि अगर अमेरिका ऐसा सोचने लगेगा और फिर सोचता है कि चलो यहां से निकल जाओ, हम क्यों अपने आप को बर्बाद करें किसी और के लिए, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो अगर वो किसी तरह मैनिपुलेट कर सकता है अमेरिका को कि जिसके नतीजे में वो ईरान के ऊपर और ज्यादा बर्बादी से हमला करने की कोशिश करे, तो वो उसके फायदे में। और ये भी याद रहे, खुद अमेरिका की हुकूमत के अंदर इसराइल के एजेंटों की कोई कमी तो है नहीं, तो यहाँ से वो कोशिश करे, वहां से उसके जो एजेंट भरे हुए अमेरिका की हुकूमत ने वो इसी चीज को सपोर्ट करे, ये उसकी मुसलसल कोशिश है। और ऐसे ही मुझे लगता है कि हम लोग आगे देखेंगे, दरार पहले भी देख चुके हैं, साउथ पार्स पर जो हमला हुआ, अमेरिका ने कहा ये इसराइल ने हमें बगैर बताए हुए, बगैर पूछ के साउथ पार्स पर हमला किया। तो ऐसा नहीं हमारे पास मिसाल नहीं है कि इन दोनों में इख्तिलाफ है, तो आगे ये इख्तिलाफ बढ़ता ही जाएगा। एक खबर ये भी आई, माफ करिए बीच में बोल रहा हूं, एक खबर ये भी आई कि कोई शख्स से नाम भूल रहा हूं ईरान के जो टॉप लीडरशिप में शामिल थे, डिप्लोमेसी के एक्सपर्ट थे, वो पाकिस्तान के थ्रू अमेरिका से कोई बातचीत चल रही थी, नेगोशिएशन का हिस्सा थे, उनको भी टारगेट इजराइल की तरफ से किया गया जिसमें उनकी पत्नी शहीद हो गई, वो बाल बाल बच गए। नाम भूल रहा हूं, अभी 48 घंटे पहले की बात है। जी, मेरे इल्म में ऐसी कोई खबर नहीं है, तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। चलिए, कोई नहीं। अब आते हैं हम उस सवाल पर जो बहुत अहम और मौजूद है कि जैसे अरागची साहब का जो विदेश मंत्री है, उनका एक ट्वीट आया है जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने एक तरह से सफाई दी है कि अमेरिकी मीडिया ईरान की स्थिति को गलत तरीके से पेश कर रहा है। हमने इस्लामाबाद जाने से इनकार नहीं किया, हम इस इलीगल वार को हमेशा की तरह खत्म करने की शर्त पर बात करना चाहते हैं। इसको कैसे देखा जाए? मैंने खुद अभी ये ट्वीट देखा नहीं, मैं देखूंगा, लेकिन बिलफर्ज ये कि ये ट्वीट वाकई ऐसा ही है, तो इसको यूं देखा जा सकता है। मैंने देखा, इसलिए मैं खुद उनके ट्विटर हैंडल से आपने पोस्ट किया, इसलिए इसमें आप इतना निश्चिंत रहें कि उनका ट्वीट है और वही मैं पढ़ रहा हूं। जी जी, तो अगर इस किस्म का कोई पैगाम है तो इसको चंद तरीके से देखा जा सकता है। एक तो ये कि देखिए, ईरान के लिए ये बहुत अहम है कि वो अमेरिका के अंदर जो इस हुकूमत और जनता के दरमियान जो नाराजगी और दरार है, इसको ज्यादा से ज्यादा बड़ा करे। इसीलिए आप देखेंगे 2 दिन पहले यहाँ के प्रेसिडेंट ने, राष्ट्रपति ने खत लिखा, लेकिन खत किसको लिखा? अमेरिका की जनता को लिखा। शायद आपने देखा हो। जी, 3-4 पेज का उन्हीं ने 3-4 पेज का उन्हीं ने खत लिखा। जी हाँ, बिल्कुल। और उसमें आपने देखे किस किस्म की बातें हैं, इसमें बहुत ही मुलायम बातें, बहुत अच्छी बातें, चीजें समझाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उनको ये, यहाँ के लोगों को पता है कि अमेरिका की जनता इस जंग से कतई राजी नहीं है, बहुत नाराज है, जंग के मुखालिफ है, इस जंग के मुखालिफ है,
और अभी तो नुकसान उनका होना शुरू ही हुआ, आगे जैसे उनका नुकसान बढ़ेगा और उनकी नाराजगी और बढ़ेगी। ये क्योंकि यहाँ की जनता भी जानती है, ईरान की यहाँ के हुक्मरान भी जानते हैं और उनको पता है कि बुनियादी तौर पर उनकी जंग अमेरिका की जनता से नहीं है बल्कि एप्स्टीन गैंग से। तो ये दरार एप्स्टीन गैंग में और जनता में ये बढ़नी चाहिए। तो वो चाहे वो खत हो आगे पिज़िशकियान का, चाहे ये ट्वीट जिसका आप ज़िक्र कर रहे हैं या और भी बहुत सारे इस टाइप की चीज़ें हैं कि जिसका मकसद ये है कि वहाँ पर शऊर और बेदारी में इज़ाफ़ा होता रहे और जो गलत पिक्चर वहाँ पेश की जा रही है उसका मुकाबला हो सके और इस तरह से इस जंग में और जल्दी और भी बड़ी कामयाबी हासिल हो। और ये बात तो सच है कि और मैंने भी आपसे कई बार अर्ज़ किया कि देखिए आखिर बातचीत तो आखिर होगी। सवाल ये है कि बातचीत कब होगी और किस मुद्दे पर होगी? अमेरिका का सारा ज़ोर है कि बातचीत अभी हो जाए, जंगबंदी पर हो जाए, हत्ता अमेरिका की तरफ से ऐसा भी प्रस्ताव आया, आपने देखा होगा कि चलो 48 घंटे के लिए ही रोक लें लड़ाई, बाद में बातचीत करते हैं। ये सारी कोशिश ये है कि किसी तरह से बस रुक जाए क्योंकि बहुत बुरी तरह मार खा रहे हैं। ईरान ये समझ चुका है कि ये उसके नुकसान में है, बल्कि आगे और बड़ा इससे खतरनाक हमला होगा। तो इसलिए वो बातचीत को टाल रहा है, जब तक कि अमेरिका की फौजी एतबार से कम कमर नहीं टूट जाती वेस्ट एशिया में, उस वक़्त बातचीत होगी। जैसे मैंने भी पहले भी ये शब्द का प्रयोग किया, ज़िम्मेदारी से प्रयोग किया, अब भी कर रहा हूँ कि सरेंडर भी तो आखिर बातचीत के ही तहत होता है। वेस्ट एशिया की हद तक अमेरिकन मिलिट्री सरेंडर की बातचीत का जब सही वक़्त होगा, हो सकता है 1 महीना और लगे, 2 महीने लगे और भी टाइम लग सकता है। उस वक़्त ईरान बातचीत करना चाहेगा और हालात तो अभी लग रहे हैं कि उसी सम्त में बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए आगे क्या होता है। आखिरी सवाल, चूंकि आप अपनी तरफ से ईरान की तरफ से शर्तों की बात करते हैं, बहुत बार उस पर बात हुई। आखिरी सवाल, जब आप कहते हैं कि अमेरिका बहुत मार खा रहा है, तो एक दूसरा पक्ष तो ये भी है कि ईरान पर बहुत जबरदस्त बॉम्बिंग हो रही है। मेरे पास आज के आंकड़े हैं जिसमें ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के मुताबिक और जो ईरानी एजेंसियों के मुताबिक भी 1607 ईरानी लोग मारे गए, 244 बच्चे शामिल है और घर, मकान, दुकान और इमारतों का, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल और स्कूलों की कोई गिनती नहीं हो अलग से। तो तबाही तो ईरान में भी बहुत हो रही है। तो आज की तारीख में 45 दिन तक इस जंग में लड़ने के बाद ईरान कहां खड़ा है? ईरान इस वक़्त अजीत 35 जी दिन, माफ करिए। जी 35 दिन जी। ईरान सब सवाल पूछ रहे हैं ईरान के नुकसान के बारे में, लेकिन ये सवाल की वजह से पर्दा पड़ रहा है वो फ़ायदों पर जो ईरान को अब तक हो रहे हैं। एक तो फ़ायदा बहुत जल्दी मैं बता दूँ, आपके दर्शक जानते भी होंगे और फिर और कुछ फ़ायदे जो शायद ना जानते हों। आर्थिक फ़ायदा, ईरान का जो अधिक पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा तेल बिक रहा है, गैस बिक रही है, वो भी ऊँचे दामों पर बिक रही है, वो भी कैश पेमेंट पर, एडवांस पेमेंट पर वगैरह-वगैरह बिक रहा है जिस तरह से, तो यहाँ के लोकल एक्सपर्ट्स ने अंदाजा लगाया है कि जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को कम से कम अब तक डैमेज हुआ है, उसकी भरपाई के लिए जो तेल बिका है, एक्स्ट्रा तेल बिका है या एक्स्ट्रा उससे आमदनी हुई है, क्योंकि तेल की मिकदार भी ज़्यादा है और कीमत भी डबल से ज़्यादा है जो ईरान को अब मिल रही है। अब तो आपने ये भी देखा होगा कि ईरान की तेल की अब कीमत बाजार में वो ब्रेंट क्रूड ऑयल से भी ऊपर चली गई है। ब्रेंट जो बेंचमार्क माना जाता है, क्योंकि अलग-अलग टाइप के ऑयल है, हर एक की अपनी कीमत होती है। ईरानी ऑयल की अब रेट ब्रेंट क्रूड के ऊपर हो गई है बाजार में, क्योंकि खरीदार को ये इत्मीनान और गारंटी है कि ईरान से अगर ईरानी तेल खरीद रहा है तो वो टाइम पर डिलीवरी होगी। बाकी तेल का पता नहीं डिलीवरी हो भी पाएगी या नहीं। तो बहरहाल ऑलरेडी जो एक्स्ट्रा कमाई हो चुकी है आर्थिक तौर पर, वो इस आर्थिक नुकसान को कवर करने के लिए काफ़ी है। लेकिन उससे ज़्यादा बड़े फ़ायदे जो ईरान को हो रहे हैं अजीत जी, वो भी आपके दर्शकों को थोड़ा बहुत अंदाज़ा है। ईरान की जनता में इस वक़्त जो जोश, जज़्बा, इत्तेहाद और शऊर और क्लैरिटी, देखिए अब ईरान में जब क्रांति आई थी 1979 में, उसके बाद उसकी जो नस्ल थी और वो अगले 10-15 साल तक, ये वो लोग थे जिन्होंने क्रांति देखी, जिन्होंने जंग में हिस्सा लिया। वो अच्छी तरह समझते थे कि किस तरह से अमेरिका वग़ैरह सब उनके दुश्मन हैं और वो मुकाबला करते थे। लेकिन उसके बाद जो नस्ल आई, बच्चे आए, उसमें इस बात को ज़िंदा रखने में ज़रा-सी मुश्किल कभी-कभी पेश आती थी। उन्हीं ने जंग नहीं देखी थी, उन्हीं ने हमेशा आराम देखा था। बाहर एक तसव्वुर है सैंक्शन की वजह से यहाँ भूखे रहते हैं लोग, लेकिन हरगिज़ ऐसा नहीं है, यहाँ की लाइफ़ काफ़ी कंफर्टेबल रही सैंक्शंस के बावजूद। कंफर्टेबल लाइफ़ देखी, वो जंग नहीं देखी और इसलिए उनके दरमियान एक 5, 10, 20% ऐसे जवान होते थे कि उनको आप कुछ बेवकूफ़ बना सकते थे कि अरे! अमेरिका से लड़ के क्या मिलेगा? अमेरिका से चलो दोस्ती कर लेते हैं, वग़ैरह-वग़ैरह। लेकिन अब इस जंग ने अगली
20 से 30 साल के लिए ईरान की जो जनता है उसके लिए अमेरिका की हकीकत, सहयूनियत की हकीकत को एकदम वादे कर दिया है, और अपनी ताकत और कॉन्फिडेंस की भी हकीकत, जिस पर कभी-कभी शक होता था, क्या हम लोग वाक़ई न ईरान की जनता का एक हिस्सा कभी-कभी सोचता था, कभी जंग हुई तो क्या अमेरिका से हम लड़ पाएँगे? अब उन्हें पता है न सिर्फ ये कि लड़ पा सकते हैं बल्कि हरा भी सकते हैं। तो ये जो फ़ायदा कॉन्फिडेंस का और शऊर का किसी देश को मिला है जो रेजिस्टेंस के रास्ते पर है, जो प्रतिरोध का रास्ता है उसका, वो देश जिनका रास्ता कुछ और है उनके लिए इन चीज़ों की महत्व नहीं है, लेकिन ऐसे देश के लिए इन चीज़ों का बहुत महत्व है। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, और उसके अलावा पूरे उम्मत में, और उम्मत के अलावा बाहर भी कितने सारे देशों में इज़्ज़त है, एहतराम है, मोहब्बत है इस वक़्त ईरान के लिए। हर तरफ से जो है पैगाम आ रहा है कि लड़ते रहो, तुम हमारी लड़ाई लड़ रहे हो, क्या बात है, तुम शेर हो, वगैरह-वगैरह। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हासिल हो चुकी हैं। ऑलरेडी, मैं ये कह रहा हूँ, चलिए ऑलरेडी हासिल हो मैं चुकी बहुत इस पर कई मेरे काउंटर सवाल होते, वक्त कम है, कि ये कह रहे हैं बहुत हिम्मत है, तारीफ है, लड़ते रहो, लेकिन वेस्ट एशिया के वो देश जो मुस्लिम देश हैं, जो इस्लामिक देश हैं, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे आसपास के और कतर हो, कुवैत हो, और जो भी देश है, वो देश ही तो यूएई हो। वो देश, उसमें यूएई के बारे में तो कहा जा रहा है वो चाहता है कि ईरान को अमेरिका बुरी तरह से मजा चखाकर तब आए। तो इस पर लेकिन हम लंबी बात फिर करेंगे, क्योंकि अपने आप में एक अलग विषय है इस पर बात करने के लिए। बहुत बहुत बस शुक्रिया। आप बस जी एक जुमला इन देशों के बारे में कि इन देशों में जनता की निगाह एकदम ईरान के फेवर में है, और दरबारों की, लेकिन हाँ, बाज़ दरबारों की अभी निगाह में, दृष्टि में अभी सुधार आना बाकी है। जनता इन देशों की भी ईरान के ही साथ है, बड़े शौक से ईरान के साथ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आकिब जैदी साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आदाब। बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।